सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। और चैनल में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, जो सबका रहता है, कि प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिए, और वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ये जो मेरा प्लेलिस्ट वाला जो वीडियो है वो आपको आपके होम स्क्रीन पे देखने को मिलने लगेगा, मतलब यूट्यूब के होम पे देखने को मिलने लगेगा, जिससे आप आसानी से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अन्यथा सर्च करने से कई बार टॉपिक सर्च करेंगे भी तो मेरा वीडियो जो है नहीं आ पाएगा, और इस तरह का नोट्स वाला वीडियो आपको मिल ही नहीं पाएगा। ठीक है, ये ओनली वन इसी चैनल में ऐसा नोट्स जो है आपको बना के मैं प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है, और इजी लैंग्वेज में आसानी से समझते और समझाते हुए, ठीक है, आपको ये चीज़ प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है, वीडियो पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। केमिकल शिफ्ट को कुछ फैक्टर अफेक्ट करते हैं, जिसके कारण एटम्स के पीक अप या डाउन फील्ड में शिफ्ट हो जाते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा है। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इससे पहले वाला वीडियो आप जाके देखिए, प्लेलिस्ट में सारा वीडियो बना हुआ है। ठीक है, तो इसके तीन मेन कारण हो सकते हैं: इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट, हाइब्रिडाइजेशन इफेक्ट और एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट। इन दोनों इफेक्ट से ही एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट जो है जुड़ा हुआ है, जो लास्ट में हम देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट, या इसको TY जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्रोटॉन से जुड़ा हुआ एटम अपना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा दिखाता है या ज़्यादा होता है, तब वह बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच लेता है, जिससे हाइड्रोजन एटम डीसिल्डेड हो जाता है। अब डीसिल्डिंग इफेक्ट को समझने के लिए भाई आपको इससे पहले वाले वीडियो को देखना ही पड़ेगा। अब मैं यहाँ पूरा डीसिल्डिंग तो नहीं समझा सकता। ठीक है, हो जाता है, तथा पीक डाउनफील्ड की तरफ शिफ्ट हो जाता है ना। जैसे यहाँ पे एक कार्बन है, कार्बन से ये प्रोटॉन जुड़े हुए हैं, प्रोटॉन जुड़े हुए हैं। अब प्रोटॉन से कोई ग्रुप जुड़ा है एक्स, हम एक्स को मान लेते हैं क्या, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो यहाँ के बॉन्डेड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींचेगा तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन की ओर झुकने लगेंगे, जिससे ये क्या हो जाएगा, आइसोलेटेड प्रोटॉन की तरह हो जाएगा, मतलब प्रोटॉन की तरह बिहेव करना लगेगा। अब ये जब आइसोलेटेड प्रोटॉन की तरह बिहेव करने लगेगा थोड़ा थोड़ा, उस कंडीशन में यहाँ पे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जैसे हम डालेंगे तो ये प्रोटॉन उसी की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा, मतलब इसको दिक्कत नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा हुआ है। अगर यही घटना नहीं घटती और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होता, हाइड्रोजन के स्फीयर में होता, तो ये जो इलेक्ट्रॉन इस मैग्नेटिक फील्ड को रिपल करना चाहता। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का भी खुद का मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है जो इसके अपोजिट में होता है, जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट में होता है। तो यही प्रतिकर्षित करने वाला जो घटना है वही क्या कहलाता है, डीसिल्डिंग इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, इसको ज़्यादा डिटेल में इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होता है, फ्लोरीन। फ्लोरीन जुड़ा है कार्बन के साथ में, कार्बन जुड़ा है हाइड्रोजन के साथ में। तो इस हाइड्रोजन का जब हम पीक लेते हैं, NMR पीक लेते हैं, तो हमको मिलता है 4.26 में। ये डेल्टा वैल्यू है। ठीक है, डेल्टा स्केल में। इसी तरह से अगर हम इस फ्लोरीन को हटा के यहाँ पे ऑक्सीजन डाल देते हैं, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, कम होता है। तो इस हाइड्रोजन का, इसका नहीं, इस हाइड्रोजन का जो पीक मिलता है वो इससे अप फील्ड में मिलने लगता है, TMS की तरफ मिलने लगता है 3.40। इसी तरह से अगर हम इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को, इससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, क्लोरीन ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसको यहाँ जोड़ देते हैं, तो उस कंडीशन में इसका पीक कहाँ मिलता है, 3.05 में मिलता है। मतलब ये कहाँ मिलता है, TMS की तरफ। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने TMS के बारे में बताया है। TMS का जो पीक होता है वो 0 पे होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमने इसको स्टैंडर्ड मान के रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर हम कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, एक वैलेंसी को हाइड्रोजन के साथ में, 3 वैलेंसी को क्लोरीन के साथ में, तो 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़े हैं यहाँ पे। मतलब ये क्या हो जाएगा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन खींच लेता है, हाइड्रोजन पूरी तरह से आइसोलेटेड प्रोटॉन की तरफ बिहेव करने लगता है। मतलब ये काफ़ी डीसिल्डेड हो जाता है, काफ़ी डीसिल्डेड हो जाता है, मतलब डीसिल्डेड हो जाता है। इसका मतलब इसका जो क्या बोलना चाहिए, इसका जो
शिफ्टिंग होगी वो कहाँ होगा, कहीं तो मैंने ग्राफ बनाया है, हाँ यहाँ पे, ठीक है। 7 पॉइंट मतलब डीसिल्डेड एरिया में कहाँ आ जाएगा, इस 7 पॉइंट के आसपास आ जाएगा। देखो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 7.27, ठीक है। मतलब काफ़ी इधर आ रहा है, यहाँ से ही समझ लो, है ना। जब सिल्डेड एरिया में आएगा तो टीएमएस के करीब आएगा अप फील्ड में, और टीएमएस से दूर जाएगा मतलब डाउन फील्ड में आएगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा, डीसिल्डिंग इफेक्ट जिसमें भी होगा, डीसिल्डेड एरिया, और ये क्या है, सिल्डेड एरिया है, ठीक है। सिल्डेड और डिसिल्डेड एरिया अगर आप समझ जाओ तो ये डाटा कुछ नहीं है। अब यहाँ पे केवल 2 क्लोरीन है, यहाँ पे 1 क्लोरीन है, मतलब 2 क्लोरीन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा सिल्डेड हो जाएगा, मतलब इसका वैल्यू कहाँ आएगा, 7 से ज़्यादा आएगा, मतलब 7 से अप फील्ड की ओर आएगा, मतलब टीएमएस की ओर आएगा। अब यहाँ पे 1 क्लोरीन है, मतलब वो कहाँ आ गया, लगभग 3 के पास आ गया। मतलब ये यहाँ देखो 7 से कहाँ आया, 5 में, 5 से कहाँ आया, 3 में आ गया। तो जितना इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कम करते गए उतना ही कहाँ आने लगा, टीएमएस की तरफ इसका पीक जो है शिफ्ट होने लगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल, जैसे ये ब्रोमीन है, CH2 है और CH3। तो यहाँ पे जो प्रोटॉन है और यहाँ पे प्रोटॉन है, दोनों का इन्वायरमेंट अलग अलग होगा। ये एक अलग एरिया में एब्जॉर्प्शन दिखाएगा, ये अलग एरिया में एब्जॉर्प्शन दिखाएगा। यहाँ के इलेक्ट्रॉन में, इन्वायरमेंट में इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे के प्रोटॉन में इलेक्ट्रॉन की कमी होने लगेगी ड्यू टू इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के कारण। इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के कारण यहाँ के जो प्रोटॉन होंगे ऐसे जुड़े होंगे हाइड्रोजन, ये ऊपर दिखा दो, इसको नीचे दिखा दो, इसको हटा दो यहाँ से, ठीक है। इन हाइड्रोजन के पास क्या होने लगेगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होने लगेगी, वो इस डायरेक्शन में आने लगेंगे इस तरह से। तो ये क्या होने लगेगा, डीसिल्डेड होने लगेगा। ये कहाँ दिखाएगा, डाउन फील्ड में दिखाएगा एब्जॉर्प्शन। और ये वाला CH3 चूँकि ये बहुत इससे काफ़ी दूर में है, तो इसका इलेक्ट्रॉन को बहुत कम खींच पाएगा, है ना, जिससे इसका हाइड्रोजन क्या होंगे, सिल्डेड होंगे, तो वो क्या होगा, अप फील्ड में एब्जॉर्प्शन दिखाएगा। तो ये क्या होगा, यहाँ पे एक चेन और लंबा कर दिए हम, ये क्या होगा, टीएमएस की तरफ दिखाएगा एब्जॉर्प्शन, और ये क्या हो जाएगा, फार फ्रॉम टीएमएस से दूर जो है यहाँ पे ये वाला जो हाइड्रोजन है वो अपना सिग्नल देगा, ठीक है। ये तो हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे प्रभावित करता है केमिकल शिफ्ट को, इसमें हमने इस चीज़ को देखा, ठीक है। अब हम दूसरा जो इफेक्ट देखते हैं वो है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन को समझते होगे आप, हाइब्रिडाइजेशन तो जानते ही होगे आप, MSc में हो तो फिर हाइब्रिडाइजेशन आना ही चाहिए। तो हाइब्रिडाइजेशन जो होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 तरह का होता है, sp, sp2 और sp3, ठीक है। कार्बन एटम में चूँकि 4 ही ऑर्बिटल होते हैं, इसलिए 3 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलता है। sp में 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp2 में 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और sp3 में 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अभी जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है उन सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल में s का भी भाग होता है, p का भी भाग होता है, s का भी भाग होता है, p का भी भाग होता है, लेकिन कितना कितना होता है उसको हम परसेंटेज में हम दिखा सकते हैं। जैसे sp3 है तो यहाँ पे s का जो भाग होगा वो क्या होगा, 25% होगा एक ऑर्बिटल में, ठीक है। p का जो भाग होगा वो क्या होगा, 75% होगा। प्रत्येक हाइब्रिड ऑर्बिटल में इसी कॉम्बिनेशन में क्या होगा, s और p का कैरेक्टर होगा। तो यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है, पॉइंट ये है कि किसी एटम में हाइब्रिड ऑर्बिटल में जितना s कैरेक्टर ज़्यादा होता है वह उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिव होता जाता है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं sp2 में s कैरेक्टर क्या हो गया, 33%, उसमें कितना था, 25%। अब sp की बात करते हैं तो यहाँ पे s कैरेक्टर क्या होता है, 50%, p कैरेक्टर 50%। तो यहाँ पे sp में क्या है, s कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है, मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन में जो हाइड्रोजन जुड़े होंगे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में वो क्या होंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये, है ना। यहाँ इसका जो कार्बन होगा वो क्या होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का खिंचाव कार्बन की ओर ज़्यादा होगा, मतलब ये प्रोटॉन क्या हो जाएगा, डीसिल्डेड हो जाएगा, है ना। इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट कहाँ चला गया, कार्बन की तरफ चला जाएगा। समझ में आ रहा है, कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट का शिफ्ट होगा, किसमें, sp में। अब बाकी में क्या होगा, कार्बन की तरफ शिफ्ट नहीं होगा, यहाँ पे उससे कम होगा, और sp3 में बहुत कम होगा क्योंकि यहाँ पे s कैरेक्टर बहुत कम है, 25% है, यहाँ 33% है, यहाँ 50% है। तो 50% वाले में जो इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होगी वो कार्बन की तरफ होने लगेगा, ठीक है।
तो तीनों हाइब्रिडाइजेशन को कंपेयर करने पर यह पता चलता है कि sp में s कैरेक्टर 50% है, जो कंपेरेटिवली मोर है, मतलब ज़्यादा होता है। अतः यह अपने से बॉन्डेड हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, जिससे प्रोटॉन डीसिल्डेड हो जाएगा। अब डीसिल्डेड हो जाएगा मतलब उसका जो पीक आएगा वो TMS से दूर होने लगेगा। ठीक है, ये TMS है। ठीक है, तो sp3 हाइब्रिड वाला क्या होगा, सिल्डेड होगा, मतलब उसका sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल वाला कहाँ होगा, TNMS के करीब में। यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, पीक मिलेगा। उसी तरह से sp2 वाला कहाँ मिलेगा, ये देखो इधर मिलने लगेगा, मतलब दूर मिलने लगेगा, डिसिल्डेड है। sp3 वाला क्या होना चाहिए, और भी दूर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये अपवाद हो जाता है कि sp3 नहीं, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल वाला 2 और 3 के बीच में मिलने लगता है। इसका कारण होता है एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट, जो हम आगे टॉपिक में देखने वाले हैं। अगर हम sp3 की तुलना करें, sp3 में जो कार्बन की तुलना करें, तो इसमें हाइड्रोजन भी 3 तरह का होगा, तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। ठीक है, प्राइमरी कार्बन मतलब एक कार्बन से दूसरा कार्बन जुड़ा हुआ है और 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। सेकेंडरी कार्बन मतलब एक कार्बन से 2 कार्बन जुड़ा हुआ है और 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। टर्सरी कार्बन मतलब 3 कार्बन जुड़े हुए हैं और 1 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ना। तो ये यहाँ पे क्या होता है कि ये हाइड्रोजन और कार्बन में तुलना करें तो कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करता है, कार्बन अपनी ओर खींचता है। क्योंकि यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, तो इसकी शिफ्टिंग कुछ इस तरह से होती है, मतलब ये क्या होता है, डीसिल्डेड होता है। ठीक है, तो अगर जो सिंगल हाइड्रोजन वाला जो sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम है, वो क्या होगा, इन तीनों की तुलना में मोर डीसिल्डेड होगा। इसीलिए यहाँ पे टर्सरी वाला का पीक यहाँ मिलता है, यहाँ पे मिलता है, सेकेंडरी वाले का पीक यहाँ मिलता है, प्राइमरी वाले का पीक यहाँ मिलता है। समझ में आ रहा है। ठीक है, डीसिल्डेड होता है, ये वाला जो प्रोटॉन होता है वो इन दोनों की तुलना में ज़्यादा डीसिल्डेड होता है। ठीक है, और यहाँ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात करें तो ये तो ज़्यादा डिसिल्डेड होता है, इसकी तुलना से भी ज़्यादा डिसिल्डेड ये होता है, क्योंकि यहाँ पे s कैरेक्टर इनकी तुलना में ज़्यादा है, इसलिए इसका जो पीक आता है 5-6 के आसपास आता है। अब बेंजीन का जो पीक आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, 5-6 में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। एसीटोन का भी पीक कहाँ आना चाहिए, 5-6 आना चाहिए, लेकिन इनका पीक कहाँ आ रहा है, 7, 8 और 9, 10 में आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एसीटोन में एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा हुआ है, और ये कुछ ऐसा ग्रुप है जो यहाँ के इलेक्ट्रॉन को बहुत अधिक तरीके से अपनी ओर खींच सकता है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन को खींच के नेगेटिव चार्ज भी यहाँ पे जनरेट कर सकता है, जिससे प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज भी आ सकता है। समझ रहे हो, यहाँ पे प्रोटॉन या हाइड्रोजन में पॉजिटिव चार्ज भी आ सकता है, कंप्लीटली प्रोटॉन की तरह बिहेव कर सकता है। प्रोटॉन की तरह बिहेव करेगा तो इसको NMR एक्टिव होने के लिए बहुत ज़्यादा बाहरी मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी, आसानी से क्या हो जाएगा, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसी के दिशा में अलाइन हो जाएगा। इसीलिए इसका पीक कहाँ आता है, इधर आता है, 9 और 10 के बीच में आता है। ठीक है, उसी प्रकार जब बेंजीन की बात करते हैं तो बेंजीन में भी क्या होता है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है। तो ये रिंग, चूंकि इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे रिंग बना होता है, इस रिंग के इफेक्ट के कारण यहाँ पे एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट के कारण इसका जो शिफ्टिंग होता है वो डाउनफील्ड की तरफ होता है। अब देखो एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट के कारण ये डाउनफील्ड की तरफ गया, जबकि sp3 कहाँ चला गया, डायरेक्ट यहाँ से इधर आना चाहिए, वो कहाँ चला गया, इधर आ गया। sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव तो था, लेकिन यहाँ पे एनाइसोट्रोपिक की वजह से ये कहाँ चला गया, इधर 2 और 3 के आसपास चला गया। तो इसलिए एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना। तो चलिए चलते हैं हम एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट के कारण। तो जो मैंने वहाँ पे समझाया वही सब चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है, आप वीडियो को पॉज करके लिख लो, मैं टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा इसलिए जो है मैं इसको डील नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये यहाँ तक। ठीक है जी, पॉज करके आप इसको नोट कर लेना। डायरेक्टली मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट। अब ये एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट क्या है, अगर शिल्डिंग या डीशिल्डिंग इफेक्ट की बात करें तो यह एटम या मॉलिक्यूल में प्रेजेंट पाई इलेक्ट्रॉन के ओरिएंटेशन पर डिपेंड करता है। शिल्डिंग इफेक्ट और डीशिल्डिंग इफेक्ट किस पर डिपेंड करेगा,
पाई इलेक्ट्रॉन के ओरिएंटेशन पे या फिर इलेक्ट्रॉन के ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रॉन के ओरिएंटेशन मतलब एटम के ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं बेंजीन का, जो कि कहाँ आ रहा था, डाउनफील्ड में आ रहा था। तो डाउनफील्ड में क्यों आ रहा था उसको हम इस डायग्राम से ही मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, बाकी जो लिखना है उसको मैं आपको स्क्रीनशॉट कर लेना बाद में। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जो रिंग एनवायरनमेंट होता है, आपको पता है कि जब हम अप्लाई फील्ड लगाते हैं, अप्लाइड फील्ड अप्लाई करते हैं, तो जो रिंग होगा वो हमेशा इसके अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करेगा, है ना। इसके अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय बल रेखा भेजना चाहेगा। लेकिन जब ये चुंबकीय बल रेखा इधर घूम के अब यहाँ तो आएगा ही ना, एन सिरा से एस सिरा में तो आएगा ही। जब ये बल रेखा इस तरह से घूमता है, तो जब ये घूमने वाला पाथ में होता है, रास्ता में होता है, तो इसके रास्ते में ही प्रोटॉन आ जाता है ना। इधर और भी प्रोटॉन होंगे, चारों तरफ प्रोटॉन होंगे, लेकिन मैंने यहाँ केवल 2 ही को दिखाया, बाकी प्रोटॉन को क्या कर दिया है मैंने यहाँ पे हाइड कर दिया है। तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है, इस प्रोटॉन के रास्ते में ही आता है। अतः यह जो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसका फ्लिपिंग क्या हो जाएगा, आसानी से होने लगेगा। क्यों? क्योंकि भले ही इस रिंग का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, लेकिन यही डायरेक्शन जब आगे बढ़ते हुए इस प्रोटॉन से क्रॉस करता है, तो ये क्रॉस अलाइन टू मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही हो जाता है, जिससे इस हाइड्रोजन को मैग्नेटिक फील्ड एब्जॉर्ब करने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड में रेडिएशन एब्जॉर्ब करने के लिए काफ़ी मशक्क़त करना नहीं पड़ता। मतलब इसका जो शिफ्टिंग होता है वो कहाँ हो जाता है, डाउन फील्ड में हो जाता है। देखो 5 और 6 में आना चाहिए, लेकिन आ कहाँ रहा है, 7 और 8 के बीच में आ रहा है। मतलब ये डीसिल्डेड प्रोटॉन हो गया। ये प्रोटॉन कहाँ आ रहा है, डीसिल्डेड एरिया में आ रहा है। बार बार सील्डिंग और डीसिल्डिंग को आपको समझना ही पड़ेगा, अन्यथा ये समझ में नहीं आएगा। अगर नहीं आया है तो वीडियो को प्लीज़ रीकैप करके देखिए, इससे पहले वाला वीडियो देखिए, आपको सील्डिंग और डीसिल्डिंग आपको 100% गारंटी के साथ में समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ स्पष्ट हो गया है ना, स्पष्ट हो गया कि ये जो चुंबकीय बल रेखा है उसकी दिशा यहाँ पे क्या हो रही है, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसी की दिशा में हो रही है। वही दिशा में क्या आ रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है, मतलब वहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, एब्जॉर्प्शन डाउन फील्ड की तरफ होता है। अतः पीक जो होता है 5-6 से डाउन फील्ड में 7-8 पर शिफ्ट हो जाता है। इसी इफेक्ट को क्या कहते हैं, एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट कहते हैं। एल्काइन में भी प्रोटॉन का शिल्डिंग इफेक्ट होना, मतलब यहाँ पे हमने जो पीक देखा वो कहाँ आ रहा है, हाईली शिल्डेड एरिया में यहाँ पे आ रहा है ना। किसका, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए हाइड्रोजन का, एल्काइन का, जिसमें sp हाइब्रिडाइजेशन हो। ये क्यों हो रहा है, इसको समझाने के लिए आपको ये डायग्राम समझना पड़ेगा। एल्काइन चूंकि लाइनर होता है, उसमें कोई बेंजीन रिंग तो नहीं है। अब लाइनर होगा तो लाइनर होगा, इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसी के डायरेक्शन में ये क्या होगा, अलाइन होगा, है ना। मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में ही ये क्या होगा, ओरिएंटेड होगा। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट है यहाँ पे कुछ ऐसा है। इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट क्या है, कुछ इस तरह से है। इस कार्बन के सिग्मा बॉन्ड के चारों ओर ये पाई बॉन्ड जो है अलाइन है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ठीक इस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, चुंबकीय बल रेखा जनरेट करेगा। अपोजिट डायरेक्शन में चुंबकीय बल रेखा जनरेट करेगा, इंड्यूस करेगा। तो अब यहाँ जो हाइड्रोजन है वो ठीक इसके सीध में ही है। मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है, इस अपने मॉलिक्यूल के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट से उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड के कारण यहाँ सामने वाला जो प्रोटॉन होता है वह भी क्या करता है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है ना, इस इलेक्ट्रॉन के कारण। तो ये जो प्रोटॉन क्या होता है, शिल्डिंग इफेक्ट अनुभव करता है। प्रोटॉन क्या अनुभव करता है, शिल्डिंग इफेक्ट अनुभव करता है। और ये जो शिल्डिंग इफेक्ट होता है वो डायरेक्ट है, मतलब एकदम सीधे सीध में है, सीधा सीध में है, मतलब काफ़ी ज़्यादा शिल्डिंग इफेक्ट यहाँ पे महसूस करेगा। अब देखो यहाँ पे इधर चुंबकीय बल रेखा जा रहा है और ये बल रेखा कहाँ आ रहा है, इधर आ रहा है, इधर घुस रहा है, ठीक इसके अपोजिट। मतलब ये प्रोटॉन भी इसी के जैसा यहाँ पे क्या होगा, शिल्डिंग इफेक्ट अनुभव करेगा। ठीक है, चुंबकीय बल रेखा कहाँ आ रहा है,
इधर अंदर की ओर आ रहा है इस मॉलिक्यूल में, तो ये भी क्या करेगा, इसी हाइड्रोजन के जैसा ही शिल्डिंग इफेक्ट अनुभव करेगा। ठीक है, मतलब क्या हो गया, इस फिगर से स्पष्ट है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच में जितना भी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी होगा, इन्वायरमेंट होगा, वह इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड या इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड द्वारा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, जो कि लीनियर होने के कारण एक निश्चित सीधे डायरेक्शन में होने के कारण हाइड्रोजन एटम को क्या कर देता है, हाईली शिल्डेड कर देता है। यहाँ पे ये जरूर लिखना, हाईली शिल्डेड कर देता है। इसीलिए इसका जो पीक होता है 9, 10, 11, 12 में ना आकर के कहाँ आता है, टीएमएस के नज़दीक 2 या 3 में आता है, 2 से 3 डेल्टा वैल्यू में आता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग शिल्डिंग इफेक्ट होता है, या फिर एनआइसोट्रॉपिक इफेक्ट होता है ना, इसी को एनआइसोट्रॉपिक इफेक्ट भी कहा जाता है। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे शिल्डिंग इफेक्ट काम करता है। तो ये इसी वजह से इसका जो पीक होता है लगभग sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के जो पीक एरिया में वहाँ पे आ जाता है, बताओ, है ना। भला इसको sp2 sp3 इधर पीछे आना चाहिए, तो वो कहाँ आ रहा है, sp3 के आसपास आ जा रहा है। इसका कारण क्या है, एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट। अब ये एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो वीडियो को प्लीज़ रिवाइंड करके देखिए, शुरू से लास्ट तक फिर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। और समझ में आ जाएगा तब तो वाह वाह है, नहीं समझ में आया तो हवा हवा है। और इतना अच्छा और इतना इजी एक्सप्लेन मैंने किया है, आपको निश्चित समझ में आना चाहिए, मेरा ये सोच है ना। तो चैनल में बने रहने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रगुजार है, और धन्यवाद। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।